हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डीआरएक्स देवेश पाल और हम लोग 11th क्लास की सेल बायोलॉजी रीड कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने रीड की थी जिसमें हम लोगों ने सेल के डायग्राम के बारे में देखे थे। आज हम लोग जो है कोशिकांग के बारे में रीड करने वाले हैं, तो कृपया कान खोल के और आँख बंद करके ध्यान दें कि मेरे मुँह में छाले आ गए हैं तो शब्द लड़खड़ा सकते हैं, तो बिल्कुल भी उस पर ध्यान ना दें, आप कंटेंट पे ध्यान दें। आपको हंसी आएंगी, आप बिल्कुल हंस सकते हो। और देखो, एक तो ऑडियो रिकॉर्ड करना ना बड़ा मुश्किल टास्क है। ये देखो, ये चैंपो चैंपो चालू हो गया, आपको आवाज़ आ रही होंगी, तो इसको इग्नोर करते हुए हम लोग जो है कंटेंट पे ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल देख चुके थे, आज हम लोग देखने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन का एक नाम होता है प्लाज्मा लेमा, और ये शब्द एक वैज्ञानिक ने दिया था जिसका नाम था प्लो। सेल मेम्ब्रेन की बात करिए तो मानव की जो आरबीसी है, इस पर अध्ययन किया गया था, तो पता चला था कि प्रोटीन इसमें 42% होता है और वसा 40%। बाद में जब कोशिका झिल्ली का रासायनिक अध्ययन हुआ तो बाद में पता चला कि ये लिपिड की भी बनी होती है। और बाद में जैव रासायनिक बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से पता चला कि इसमें प्रोटीन और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसका विस्तृत वर्णन जो है 1950 में हुआ था, जब सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई थी। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो क्या होती है, तो ये जीवित होती है यानी कि लिविंग होती है, अत्यंत पतली होती है यानी अल्ट्रा थिन होती है, और चयनात्मक पारगम्य होती है यानी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन खुद चयन करती है कि किसको अंदर आने देना और किसको अंदर आने नहीं देना है। इसके बाद ये प्रत्यास्थ होती है यानी लचीली होती है, इलास्टिसिटी होती है यानी सेल मेम्ब्रेन को हम लोग खींच सकते हैं। इसके बाद ये गतिज होती है यानी डायनेमिक होती है, इसके द्वारा हम लोग गति करते हैं। दूसरा, ये जो है अर्ध पारगम्य होती है यानी कि सेमी परमिएबल होती है। इसका मतलब क्या है कि ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देंगे और कुछ चीज़ों को अंदर आने नहीं देंगी, जैसे कि चाय छन्नी में हम लोग चाय छानते हैं तो चाय गिलास में गिर जाती है और जो चाय पत्ती है ऊपर रह जाती है, तो सेमी परमिएबल। इसके बाद हम लोग बात करें सेल मेम्ब्रेन की मोटाई के बारे में, तो 75 एंगस्ट्रॉम ये मोटी होती है। आउटर लेयर की बात करें तो ये 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इनर डेंस लेयर की बात करें तो ये 20 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद मिडिल डेंस लेयर की बात करें तो ये होती है 35 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद हम लोग बात करें, जब सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की बात आती है तो सबसे बेस्ट मॉडल आता है तरल मोजेक मॉडल यानी कि फ्लूइड मोजेक मॉडल। ये दिया था सिंगर व निकोलसन ने। तो क्या बताया था इन्होंने बताया था कि ऊपर साइड प्रोटीन होता है, फिर लिपिड की 2 लेयर होती है और उसके नीचे फिर क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो जो सबसे ऊपर है उसको अपन कहेंगे एक्सटर्नल प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन लिपिड के अंदर भी होते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं इंटरनल प्रोटीन। और कुछ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी लगे रहते हैं। तो अब लिपिड की 2 लेयर होती है तो उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड वाला पार्ट और एक होता है टेल वाला पार्ट। तो जो हेड वाला पार्ट, देखो मैंने बोला था शब्दों पे नया जाए, ये शब्द मिसिंग हो जाएंगे। तो हेड की बात करूँ तो हेड को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय सिरा, और जो टेल होता है उसको पूछ सिरा या फिर अध्रुवीय सिरा कहते हैं। तो जो हेड वाला पार्ट है उसको अपन कहते हैं जल स्नेही। जल स्नेही का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक, यानी जो वाटर से प्यार करता है। और किससे घृणा करेगा, लिपिड से घृणा करेगा, तो इसको अपन कहेंगे लिपोफोबिक। इसके बाद टेल की बात करें तो ये होते हैं जल विरागी। जल विरागी यानी कि जल को ये प्यार बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जल से क्या करेंगे, घृणा करेंगे। और प्यार किससे करेंगे, लिपिड से, तो इसको अपन क्या कहेंगे, लिपोफिलिक, या फिर क्या कह सकते हैं इसको अपन हाइड्रोफोबिक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो लिपिड की बाइलेयर है यानी द्विसतह है। तो अर्ध तरल प्रकृति के कारण, अर्ध तरल का मतलब आप समझते ही हो, ये देखो चैंपो फिर स्टार्ट हो गया, तो 1 मिनट के लिए फिर रुकना पड़ेगा, तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का वेट करो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे लिपिड की बाइलेयर के बारे में कि इसकी अर्ध तरल प्रकृति के कारण क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन पार्श्वी गति तो कर लेता है लेकिन फ्लिप फ्लॉप गति नहीं कर पाता। अब इसका मतलब क्या है कि लिपिड अर्ध तरल है यानी कि थोड़ा लिक्विड और थोड़ा सॉलिड है, तो इसकी वजह से प्रोटीन पार्श्वी गति कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल प्रोटीन थे वो लिपिड के अंदर तक के तो जा सकते हैं लेकिन एक सिरे से दूसरे सिरे पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप, सॉरी कन्फ्यूज़न हो गया, 1 मिनट फिर से समझते हैं। प्रोटीन पार्श्वी गति कर सकता मतलब कि जो एक्सटर्नल प्रोटीन है वो जो है जो लिपिड के बीच एरिया तक के जा सकता है लेकिन एक सिरे से दूसरे सिरे तक के नहीं जा सकता है, तो उसको अपन पार्श्वी गति कहते हैं। और फ्लिप फ्लॉप गति क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को अपन क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप गति कहते हैं। सो 1 मिनट, कोई गेस्ट आया। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो लिपिड की बात करें तो इसमें प्रोटीन पार्श्वी गति कर सकता है लेकिन फ्लिप फ्लॉप गति नहीं कर सकता है।
अब हम लोग बात करते हैं कि लिपिड की जो अर्ध तरल प्रकृति है, इसका कार्य होता है कि कोशिका की वृद्धि कराना, अंतर कोशिकीय संयोजन का निर्माण करना, यानी कोशिका के अंदर जो भी संयोजन होता है, दो चीज़ आपस में मिलती है तो उसका निर्माण करना, कुछ चीज़ों को स्त्रावित करती है यानी सेक्रेशन करती है। इसके बाद अंत कोशिका और कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन वगैरह में भी ये मदद करती है। तो ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सेल वॉल की, यानी कि कोशिका भित्ति की। अब कोशिका भित्ति की बात करें तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये सबसे बाहरी होती है, अजीवित होती है यानी इसमें जीवन नहीं होता है, दृढ़ होती है यानी कि रिजिड होती है, कठोर होती है, सुरक्षात्मक होती है यानी हमारी जो है सुरक्षा हमारी नहीं मतलब पेड़ की जो है सुरक्षा करती है। इसके बाद आकृति प्रदान करती है कोशिका को, कोशिका का जो है ये संपर्क सूत्र है, कोई भी चीज़ अगर यहाँ से जुड़ेंगी तो इसी के द्वारा जुड़ती है। इसके बाद सहारा प्रदान करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल वॉल की। तो दो सेल वॉल यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक प्लांट की और दूसरी शैवाल की। तो पादप की बात करूँ या प्लांट की बात करूँ तो ये बनी होती है सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पैक्टिन की, लिग्निन की, ग्लाइकोप्रोटीन की और सुबेरिन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, किसकी? सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, ग्लाइकोप्रोटीन और सुबेरिन की। अब हम लोग शैवाल की बात कर लेते हैं। तो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनान्स व कैल्शियम कार्बोनेट जो एक प्रकार का खनिज होता है। तो शैवाल के बारे में भी आपको याद रखना है, फिर से रिपीट करते हैं। सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मेनास व कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम लोग बात करते हैं प्लांट की सेल वॉल के बारे में। तो सबसे अंदर इसमें होती है रिक्तिका, और पहले ही मैं बता चुका हूँ कि प्लांट में जो रिक्तिका होती है वो बहुत बड़ी होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद होती है इसमें सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। उसके बाद जो होती है वो होती है टर्सरी सेल वॉल यानी कि तृतीयक कोशिका भित्ति। उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेंगी द्वितीयक कोशिका भित्ति यानी कि सेकेंडरी सेल वॉल। और उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलती है प्राइमरी सेल वॉल यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति। और सबसे बाहर हम लोगों को देखने को मिलती है मिडिल लेमिला यानी कि मध्य पटलिका। तो अब मैथमेटिक वाला माइंड बिल्कुल मत लगाना कि एक के बाद दो आएगा और दो के बाद तीन आएगा, ये बायोलॉजी है, यहाँ पे सब उल्टा चलता है। तो सबसे पहले क्या है? सेल मेम्ब्रेन, फिर टर्सरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल और फिर क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो जब प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो इसके पास जो है वृद्धि की क्षमता होती है। 9 पादप कोशिका में ये देखने को मिलती है यानी कि न्यू प्लांट में हम लोगों को देखने को मिलती है। कोशिका की परिपक्वता के साथ ये घटते चली जाती है, यानी कि जैसे जैसे कोशिका जो है मैच्योर होंगी तो प्राइमरी सेल वॉल जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब मिडिल लेमिला की बात करें तो किसकी बनी होती है? कई बार क्वेश्चन पूछे हैं तो ये आपको याद रखना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टेट की। किसकी? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पैक्टेट की। कोशिकाओं को चिपकाने व पकड़ने का इसका काम होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें प्लाज्मोडेस्माटा की, जिसे हम लोग जीवद्रव्य तंतु भी कहते हैं। ये आड़े तिरछे होते हैं और कोशिका द्रव्य को जोड़ने का काम करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक सेल से दूसरी सेल में जब द्रव्य जाएगा तो किसकी मदद से जाएगा? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है आपको। इसके बाद आपको याद रखना है कि कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी ओरिजिन ऑफ सेल वॉल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मध्य प्लेट यानी कि मिडिल प्लेट पर जो है ईआर के टुकड़े और गोल्जी पुट्टिकाएं जमा हो जाती है। फिर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, और फ्रेगमोप्लास्ट से फिर बनता है सेल प्लेट यानी कि कोशिका पट्टी, और कोशिका पट्टी से फिर बनती है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला के ऊपर और नीचे जम जाती है प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर जमा होता है लिग्निन, और उसके बाद फिर निर्माण होता है सेकेंडरी सेल वॉल का। फिर से सुन लो क्या हुआ, प्रोसेस आपको याद रखनी है। मध्य प्लेट है, मध्य प्लेट के ऊपर ईआर के टुकड़े और गोल्जी पुट्टिकाएं जमा हो जाती है जिससे फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। फ्रेगमोप्लास्ट से सेल प्लेट बनती है जिसे अपन कोशिका पट्टी कहते हैं, और सेल प्लेट से बनती है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला के ऊपर और नीचे रहता है प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर जो है लिग्निन का जमाव होता है जिसकी वजह से सेकेंडरी सेल वॉल का क्या होता है? निर्माण होता है। तो सेल वॉल के बारे में इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम लोगों को देखना है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि अंतः झिल्ली का तंत्र। अब ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो क्या होता है? तो ऐसे अंगक यानी ऐसे कोशिकांग जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो याद रखना है कि इसके अंतर्गत जो है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और पराक्सीसोम ये बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और भी नहीं आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने इन तीनों को तो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और पराक्सीसोम यहाँ पर नहीं आते। तो इसके अंतर्गत आते कौन है? ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और क्या होता आता है यहाँ पे? वैक्यूल्स, जिसे अपन रिक्तिका कहते हैं।
इसके बाद हम लोग बात करें अंतःप्रदेवी जालिका, जिसे अपन ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलती है। एक देखने को मिलती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक देखने को मिलती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाली को हम लोग कहते हैं खुरदुरी अंतःप्रदेवी जालिका और स्मूथ वाली को हम लोग कहते हैं चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है राइबोसोम उपस्थित रहता है। और स्मूथ वाले को इसलिए हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं क्योंकि इस पर राइबोसोम जो है अनुपस्थित रहते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य की बात करें तो इसका काम है प्रोटीन संश्लेषण करना और स्त्रावन में भाग लेना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये लिपिड का संश्लेषण करती है और उसके बाद स्टेरॉयड हार्मोन भी ये बनाती है। कार्य की बात करें तो परिवहन करेंगे। अब किस चीज़ का परिवहन करेंगे कि ये राइबोसोम होने के कारण क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे और लिपिड बनाएंगे। तो जो प्रोटीन और लिपिड बना रही है तो ये खुद को तो रखेंगी नहीं, ये क्या करेंगी? परिवहन कर देंगी दूसरी जगह पे। इसके बाद बात करें गोल्जी बॉडी बनाना, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको अपन कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। कौन सी होती है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस में होता क्या है, हमारे लीवर में ग्लाइकोजन जमा रहता है और ये ग्लाइकोजन को किस में तोड़ देता है? फिर ग्लूकोज में। उसी प्रोसेस को अपन कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी की बात करें तो इसकी खोज की थी कैमियो गोल्जी ने 1898 में तंत्रिका कोशिका के ऊपर। अब हम लोग गोल्जी बॉडी की बात करें तो इसका मुख्य कार्य होता है द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिका लक्ष्य तक पहुंचाना या फिर कोशिका के बाहर स्त्रावन करना। इसका मतलब क्या है? द्रव्य को संवेष्टित कर, यानी कि जो लिक्विड होगा उसको स्टोरेज करके अंतर कोशिका लक्ष्य तक पहुंचाना, यानी जिस कोशिका तक के हम लोग उस द्रव्य को पहुंचाना चाहते हैं उस कोशिका तक के पहुंचाना या फिर कोशिका से बाहर कर देना जहां तक के हम लोगों को पहुंचाना है। तो गोल्जी बॉडी की बात करें तो इसके दो भाग होते हैं। एक होता है ट्रांस फेस जिसको अपन मैच्योरिंग फेस या फिर परिपक्वन सिरा कहते हैं, और एक होता है सिस फेस या फॉर्मिंग फेस जिसको अपन निर्माणी सिरा कहते हैं। अब ट्रांस फेस की बात करें तो आपको याद रखना है ये अवतल सतह होती है और कहाँ होती है? कोशिका झिल्ली की ओर। फिर से सुनो, ट्रांस फेस की बात करें तो ये अवतल सतह होती है और कहाँ होती है? कोशिका झिल्ली की ओर। और सिस फेस की बात करें तो ये होती है उत्तल सतह और कहाँ होती है? केंद्रक झिल्ली या फिर ER की ओर। फिर से सुनो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सिस फेस की बात करें तो ये उत्तल सतह होती है और कहाँ होती है? केंद्रक झिल्ली या ER की ओर। इसके बीच में जो है कुंड होता है जिसे अपन सिस्टर्नी कहते हैं या फिर थैली कहते हैं। इसके समांतर ढेर होते हैं, यानी कि बहुत सारे ढेर होते हैं कुंड के, जिसको अपन कहते हैं जालिकाएं। अब सिस्टर्नी की बात करें तो चपटी डिस्क आकार की होती है जिसका व्यास 0.5 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर होता है। इसके बाद यहाँ पे नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या ट्रांस फेस और सिस फेस आपस में जुड़े होते हैं? तो आपको याद रखना है पूर्णतः अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े होते हैं। फिर से समझो कि ट्रांस और सिस फेस जो है पूर्णतः अलग अलग होते हैं लेकिन आपस में क्या होते हैं? वो जुड़े होते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो सिस फेस होता है वहाँ पे पुट्टिकाएँ होती है, यानी कि वेसिकल्स होती है। तो होता क्या है यहाँ पे जो है ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है? संवेष्टित द्रव्य निकलता है, यानी ER से कुछ द्रव्य निकलेगा और वो कहाँ जाएगा? वेसिकल्स में जाएगा और वहाँ से इंटर होके वो कहाँ जाएगा? सिस्टर्नी में जाएगा यानी कुंड में जाएगा। और वहाँ पे होता क्या है? उसका हो जाता है रूपांतरण। तो रूपांतरण हो जाता है तो जो ग्लूकोज और प्रोटीन है वो रूपांतरित हो जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में। तो इसके दौरान यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, वो आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कुंड में एक प्रोसेस चलती है जिसको अपन लिखते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज और प्रोटीन जो है ग्लाइकोसाइलेशन की मदद से ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में बदल जाती है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लयन का, यानी कि लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की बात करें तो सबसे छोटा कोशिकांग होता है झिल्ली युक्त, यानी जिसमें झिल्ली होती है। और जो राइबोसोम होता है ना वो सबसे छोटा कोशिकांग होता है लेकिन उसमें झिल्ली नहीं होती है। तो अब लाइसोसोम की बात करें तो ये झिल्ली पुट्टिका संरचना है, यानी कि एक पुट्टिका है जिसमें झिल्ली रहती है जिसको अपन कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर। तो ये संवेष्टन विधि के द्वारा जो है गोल्जी काय में बनते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। यानी यहाँ पे जब पैकेजिंग होती है लाइसोसोम की, यानी लाइसोसोम के पुट्टिकाएं की, तो वो कहाँ होती है? गोल्जी काय में।
इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो लाइसोसोम की बात करें तो मैंने बोला था ना कि टर्मिनोलॉजी मिस हो सकती है। तो लाइसोसोम की बात करें तो पृथकीकृत लयनकाय पुट्टिकाएं, यानी कि आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स, यानी लाइसोसोम की जो वेसिकल्स है वो आइसोलेट यानी कि अलग जो होती है, और उसमें जो है सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की बात करें तो ये अम्लीय परिस्थिति में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल का ये क्या कर देती है, पाचन कर देती है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पे होता है हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस और होता है कार्बोहाइड्रेटेजेस ये नहीं होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेटेजेस, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें तो मैंने यहाँ पे आपको कई बार बताया है कि कई बार ऐसा पूछा आपसे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ होता है, तो मैंने बोला अगर लाइसोसोम ऑप्शन में नहीं दिया हो तो आप जो है गाल्जी भी लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि जो लाइसोसोम की पुट्टिका है वो कहाँ बन रही है, वो गोल्जी काय में बन रही है। क्लियर है यहाँ तक है? इसके बाद एक जो बेसिक आपको पहले भी बताया मैंने कि लाइसोसोम का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राजधानी की, यानी कि वैक्यूल्स की। तो अब वैक्यूल्स की बात करें तो आपको याद रखना है यहाँ पे दो वैक्यूल्स होती है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक होता है संकुचनशील रिक्तिका, यानी कि संकुचन रिक्तिका, जिसको अपन लिखते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिक्तिका या वैक्यूल्स। तो ये देखने को मिलती है हमें अमीबा में। इसका कार्य क्या होता है? उत्सर्जन व परासरण का नियंत्रण करना। उत्सर्जन यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं तो इसी से निकलते हैं, और दूसरा परासरण नियंत्रण करना। तो एक परासरण दाब होता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं खाद्य रिक्तिका, यानी कि फूड वैक्यूल्स। तो फूड वैक्यूल्स की बात करें तो ये हम लोगों को देखने को मिलेंगे प्रोटिस्टा में। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है भोजन को निगलने का। अब बात कर लेते हैं वैक्यूल्स की। तो पहले भी बता चुका हूँ मैं कि प्लांट में बहुत बड़ी वैक्यूल्स देखने को मिलती है। इतनी बड़ी होती है कि पादप कोशिका में लगभग जो है 90% यानी कि 90% स्थान घेर लेती है। इसके बाद जो यहाँ पे रिक्तिका की जो मेम्ब्रेन होंगी, सेल मेम्ब्रेन, उसका नाम आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको अपन कहते हैं टोनोप्लास्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रिक्तिका में कुछ ना कुछ रस भरा होगा। तो उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है पानी, उत्सर्जित पदार्थ व एंथोसाइनिन वर्णक व अन्य उत्पाद होते हैं जो कोशिका के लिए क्या होते हैं, उपयोगी नहीं होते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो जब रिक्तिका बहुत बड़ी हो जाएंगी तो जो केंद्रक है या और भी कोशिकांग है वो कहाँ चले जाएंगे? वो चले जाएंगे परिधि पे। तो उसको अपन कहते हैं परिधि कोशिका द्रव्य या परिधि कोशिकांग हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो पौधों में बहुत से आयंस व दूसरे पदार्थ सांद्रण प्रवणता के विपरीत जो है टोनोप्लास्ट से होकर जो है गुजरते हैं, जिसके कारण इनकी सांद्रता राजधानी में कोशिका द्रव्य से अधिक होती है। क्या समझ में आया कि पौधों में जो बहुत सारे आयंस और दूसरे पदार्थ जो है सांद्रण प्रवणता के विपरीत। अब ये सांद्रण प्रवणता क्या होता है? सांद्रण प्रवणता होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी दोनों तरफ जो है इक्वली जो है कोई भी जो है सब्सटेंस होगा या कोई भी पदार्थ होगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं सांद्रण प्रवणता के विपरीत। इसका मतलब क्या होगा? एक तरफ कम होगा और एक तरफ ज़्यादा होगा। तो ऐसा हम लोग कहाँ देख सकते हैं? इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो। तो आप जो है जब चढ़ाई चढ़ते हो तो ये क्या है? विपरीत दिशा में चढ़ते हो। तो उसी प्रकार सांद्रण प्रवणता के विपरीत जब टोनोप्लास्ट से होकर ये सारे आयंस गुजरते हैं, जिसके कारण जो है इनकी सांद्रता यानी राजधानी में ज़्यादा होती है और कोशिका द्रव्य में क्या होती है? कम होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में। सो 1 मिनट वेट करिए। 1 मिनट नहीं, 1 मिनट तो नहीं लगेगा, 1 सेकेंड ही लगेगा। हाँ चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूत्रकणिका, यानी जिसको अपन कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसको अभिरंजित जब हम लोग करते हैं, जब इसकी स्टेनिंग करते हैं, इसको रंगते हैं, तो किससे रंगते हैं? जैनस ग्रीन बी से। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, यानी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। इसका मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, तो ये जो है और भी माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, यानी सेल मेम्ब्रेन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आधे से ज़्यादा जो है सेल के तरह कार्य करता है। तो इसको अपन कह देते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। विभाजन की बात करें यानी डिवीज़न की बात करें तो विखंडन के द्वारा होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वायवीय श्वसन की। तो वायवीय श्वसन से संबंधित है ये, क्योंकि वायु रिलेटेड जो भी श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोशिकीय ऊर्जा यहाँ से बनती है, किसके रूप में बनती है सभी को पता होगा, एटीपी के रूप में यहाँ से जो है उत्पादित होती है। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है, जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते लेकिन एनसीईआरटी ने दिया है तो याद रखना है। आकृति की बात करें तो तस्तरी नुमा होती है, यानी सौसेग या फिर बेलनाकार जिसको अपन सिलेंड्रिकल कहते हैं। तो सिलेंड्रिकल या बेलनाकार तो आपने देखा ही होगा। इसके बाद आकार की बात करें तो 1.0 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर होती है। व्यास की यानी डायमीटर की बात करें तो 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर होती है, यानी औसतन 0.5 माइक्रोमीटर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर होती है, एक होती है आउटर लेयर और एक क्या होती है इनर लेयर, यानी बाहरी झिल्ली और एक होती है आंतरिक झिल्ली। तो आपको याद रखना है कि आंतरिक और बाहरी दोनों में जो है विशेष एंजाइम पाए जाते हैं। अब क्या विशेष पाए जाते हैं ये हम लोग जब प्लांट फिजियोलॉजी देखेंगे तब देखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है, यानी मुड़ जाती है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं क्रिस्टी कहते हैं, जिसको एक वचन में अपन क्रिस्टो कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस आ जाता है जिसको अपन आउटर चैम्बर कहते हैं, यानी बाह्य कक्ष। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो कक्ष होता है जिसको भीतरी कक्ष कहते हैं, यानी इनर चैम्बर, तो वहाँ पे बहुत सारा लिक्विड रहता है तो उसको अपन कह देते हैं मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग बात करें तो इसमें एक कोशिकांग देखने को मिल जाएगा जिसको अपन राइबोसोम कहते हैं। तो याद रखना इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्रिस्टी के ऊपर एक पार्ट होता है जिसको अपन लिखते हैं F1 और F0 कण, या फिर उसको लिखते हैं अपन ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम में जो ETC साइकिल चलता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, जो आगे डिटेल में पढ़ना है हमें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक डीएनए होता है जिसको अपन लिखते हैं एकल वृत्ताकार डीएनए, यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे चूहे भी है सो 1 मिनट, मैं डर गया हूँ, आप मत डरना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, मैंने बोला ना ऑडियो रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल टास्क है, कहीं चूहे आ जाते हैं तो कोई साउंड कर देता है, तो कोई बच्चा आ जाता है या फिर पसीना आ जाता है। चलिए तो कहाँ थे हम लोग, राइबोस, हाँ इस पे थे डीएनए पे। तो एकल वृत्ताकार डीएनए होता है, यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डीएनए के 2 स्टैंड होते हैं लेकिन इसमें आपको एक ही देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करें कुछ आरएनए के अणु भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो मैट्रिक्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो आवश्यक घटक पाए जाते हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन बनाने के लिए कौन से कोशिकांग जो है रिस्पॉन्सिबल है या उत्तरदायी है, और वैसे तो कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा रफ वाला, या फिर राइबोसोम है। लेकिन अगर वो ऑप्शन में ना दिया रहे तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया भी लगा सकते हैं, क्योंकि नीट में जो है ना कुछ भी पूछा जा सकता है। वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता है, इतनी सारी थ्योरी, वहाँ तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया लिखा, डेस लगाया और कुछ भी लिख देंगे, तो वो मैच करना होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड की, यानी कि लवक की। तो सभी पादप कोशिका में ये देखने को मिलता है और कुछ प्रोटोजोआ में भी देखने को मिलता है। तो कौन से प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है यूग्लेना में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड की, तो अर्ध स्वायत्त कोशिकांगी, ये भी कहते हैं, यानी कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। अब बात करते हैं लवक की, तो लवक हम लोगों को 3 प्रकार से देखने को मिलते हैं, एक अवर्णी लवक, दूसरा वर्णी लवक, तीसरा हरित लवक। अवर्णी लवक को अपन कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक को अपन कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और हरित लवक को अपन कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, खाद्य पदार्थ को संचित करना, यानी जो खाने वाला पदार्थ है उसको क्या करना, स्टोरेज करना। अब हम लोग बात करते हैं इसके भी 3 टाइप, और यहाँ से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहला है मंड लवक, यानी एमाइलोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट को संचित करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट को संचित करता है। एग्जाम्पल क्या है, आलू। इसके बाद हम लोग बात करें तेल लवक, तेल लवक यानी एलाइयोप्लास्ट। एलाइयोप्लास्ट का काम क्या है, तेल व वसा को संचित करना। एग्जाम्पल क्या है, नारियल व अरंडी के बीज। इसके बाद बात करें थर्ड, तो प्रोटीन लवक, जिसको अपन कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट, यानी ये क्या करता है, प्रोटीन को संचित करता है। एग्जाम्पल क्या है, मक्के के दाने की एलोरॉन्स कोशिकाएं। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एलोरॉन्स कोशिका कहाँ देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना मक्के के दाने की कोशिका में। अब यहाँ पे 3 है हमारे पास में, एमाइलोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। मैंने एक स्टोरी बताई थी, तो अच्छा कुछ लोग अभी फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि सर कहाँ बताई आपने, पहली बार तो हम ऑडियो सुन रहे हैं। तो मुझसे मिलिए आप, जब अब मुझसे मिलोगे तो ज़रूर बताऊंगा मैं। तो देखिए, और नहीं है तो फर्स्ट टाइम सुन लो। एक स्टोरी है,
एमाइलोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट में क्या हुआ, मंड का संश्लेषण हुआ, एलाइयोप्लास्ट में जो है वसा का, और एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन का। तो एक स्टोरी है कि एमा इलायची है पर एल्यू नहीं है। तो ये इस स्टोरी से जो है आप क्या कर सकते हो, इसे याद रख सकते हो, एमा इलायची है पर एल्यू नहीं। अब गांव में जाओ, इलायची लेने जाओ, आपको ऐसी इलायची देंगे कि उसमें इलायची नहीं रहेगा, बस छिलका ही छिलका रहेगा। तो ये याद रखना, एमा इलायची पर। अब आप बोलोगे वैल्यू बोलो सर, एल्यू क्यों बोल रहे हो? गाँव के लोग हैं ना, इंग्लिश नहीं आती तो वो वैल्यू का एल्यू कर देते हैं। तो एमा इलायची पर एल्यू नहीं है। इसके बाद आप इलायची लाइए तो खीर वीर बनाएंगे। तो पहली बात तो क्या करेंगे, खीर बनाने के लिए क्या लेंगे, चावल। तो चावल में क्या है, आलू। तो एमाइलोप्लास्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा आलू। दूध डालोगे उसमें खीर में, तो वसा। तो नारियल एवं अरंडी के बीज। और इसके बाद प्रोटीन्स की बात करें तो ये प्रोटीन आप याद रख लेना कि खीर में दूध वगैरह डालोगे तो प्रोटीन तो मिलेंगे ही आपको। तो मक्के के दाने की एलोरॉन्स कोशिका, ये एग्जाम्पल याद रखना है। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की यानी वर्णिलवक की। तो इसमें सभी रंग होते हैं लेकिन हरे रंग नहीं होते, हरे को छोड़कर सभी रंग होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें एक वर्णक होता है जिसको अपन लिखते हैं वसा विलय कैरोटीनाइट वर्णक। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू इस टाइप से याद रख सकते हो कि जो टमाटर होता है पहले हरा होता है, तो सबसे पहले क्या होगा उसमें, क्लोरोप्लास्ट। फिर लाल होता है तो क्रोमोप्लास्ट, और उसके बाद फिर पीला हो जाता है। कई टमाटर में होता है ऐसा, तो वो आपको याद रखना। मिर्ची की बात करें तो हरे से लाल होती है, तो क्या परिवर्तन होगा, क्लोरोप्लास्ट से क्या परिवर्तित होगा, क्रोमोप्लास्ट। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पे एक वर्णक होता है जिसको अपन लिखते हैं क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित, और दूसरा होता है कैरोटीनाइट वर्णक। तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को ये संचित करते हैं, और अधिकतर पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिका में पाए जाते हैं। पर्ण मध्योतक यानी कि मीसोफिल सेल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मीसोफिल सेल में पाए जाते हैं यानी कि पर्ण मध्योतक कोशिका में। इसके बाद बात करें आकार की, तो लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार और चक्रिक व फीते के आकार के होते हैं। चक्रिक यानी कि रिबन लाइक स्ट्रक्चर, चक्रिक यानी डिस्क्वाइड। लंबाई की बात करें तो 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होती है, चौड़ाई 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर होती है। संख्या की बात करें तो संख्या में भिन्न हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी माता ने, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, ये एक प्रकार से हरित लवक है, तो इसमें 20 से लेकर 40 पर पर्ण मध्योतक कोशिका यानी मीसोफिल कोशिका इसमें हो सकती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हरित लवक के डायग्राम के बारे में। तो ये भी जो है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, यानी 2 मेम्ब्रेन है इसमें, एक इनर है और एक क्या है, आउटर है। तो इनर वाले की बात करें, आंतरिक झिल्ली की बात करें तो ये कम पारगम्य है, और आउटर झिल्ली की बात करें तो ये अधिक पारगम्य है। इसके बाद इसमें डीएनए होता है जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, वह छोटा होता है, वह वृत्ताकार डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के डीएनए में अंतर क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए था वो सिंगल स्टैंडर्ड था, और इसका डीएनए कैसा है, हरित लवक का डबल स्टैंडर्ड। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो बचपन में आपको सिक्के मिलते होंगे, तो सिक्के मिलते थे तो हम लोग क्या करते थे, एक के ऊपर एक उसे जमाने लगते थे। तो वही वाली स्टोरी है यहाँ पे कि एक सिक्का है आपके पास में, बस नाम चेंज कर दिया गया है। एक सिक्का है तो उसका नाम यहाँ पे है थाइलेकॉइड। तो इस चपटी थैली जैसी संरचना होती है, वह झिल्ली युक्त होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 झिल्ली होती है, तो उसके बीच में खाली स्थान छूट जाता है, तो उसको अपन ल्यूमेन कहते हैं, अवकाशिका कहते हैं। तो इस ल्यूमेन के अंदर भी बहुत सारी प्रोसेस होती है जो प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग देखेंगे। इसके बाद अब इन सिक्कों को एक के ऊपर एक जमा दो, तो सिक्कों के चट्टों की भांति या सिक्कों के ढेरों की भांति एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जिसको अपन ग्रेना कहते हैं, और एक वचन में उसको अपन कहते हैं ग्रेनम। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो जो ग्रेना है, एक बार उसको और भी लिखा है, तो इसको अंतर्ग्रेना थाइलेकॉइड कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं अपन, ग्रेना, या एक वचन में ग्रेनम। तो ये समझ में आ गया। थाइलेकॉइड सिक्के जैसी संरचना, सिक्कों के ढेर को अपन ग्रेना कहेंगे। और जो थाइलेकॉइड है, अब ये इस पर डबल मेम्ब्रेन है, तो उसके मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको अपन कहते हैं क्वांटासोम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो ग्रेना है अब आपस में जुड़ी हुई रहेंगी, तो इसको जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर होगा। तो ग्रेना को आपस में जोड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसको अपन कहते हैं पीठिका पटलिका यानी कि स्ट्रोमा लैमेली। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ बहुत सारा लिक्विड भरा रहता है, तो उसको अपन लिखते हैं स्ट्रोमा यानी पीठिका। तो इस स्ट्रोमा की बात करें तो यहाँ पे एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मैट्रिक्स में भी प्रोटीन के लिए आवश्यक घटक थे, याद रखना, और इसके स्ट्रोमा में भी जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होते हैं, आवश्यक घटक होते हैं।
काम क्या है इसका? तो एक ही काम है इसका, फोटोसिंथेसिस करना यानी प्रकाश संश्लेषण करना। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम की बात करें तो जॉर्ज पैलेट ने इसकी खोज की थी 1953 में। सबसे छोटा कोशिकांग होता है जो झिल्ली रहित होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसकी एक यूनिट होती है जिसको अपन एस लिखते हैं। एस का मतलब होता है यहाँ पे श्वेतवर्गक इकाई। जो याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जो श्वेतवर्गक इकाई है ये क्या है? अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करती है, यानी सेडिमेंटेशन को या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये फिजिक्स की टर्मोलॉजी है, तो आपको याद रखना बस कि एस यानी श्वेतवर्ग इकाई जो अवसादन गुणांक को जो है प्रदर्शित करती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो राइबोसोम के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आरआरएनए प्लस प्रोटीन ये मिलके क्या बनाते हैं? राइबोसोम। फिर से सुनो, आरआरएनए प्लस प्रोटीन इक्वल टू राइबोसोम। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो आरआरएनए से क्या क्वेश्चन आया था? आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो याद रखना कि राइबोसोम को बनाने के लिए राइबोन्यूक्लिक अम्ल की भी आवश्यकता होगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो एस की बात करें तो ये इनडायरेक्ट रूप से जो है आकार व घनत्व को क्या कहती है? देखो ये एक तो मेरे शब्द जो है स्लिप हो जा रहे हैं। तो एस क्या करती है? इनडायरेक्ट रूप से आकार व घनत्व को क्या करती है? व्यक्त करती है। अब राइबोसोम की बात करें तो 2 टाइप से होते हैं, एक 70S और एक क्या होते हैं? 80S। 70S को 2 भागों में तोड़ते हैं अपन, 30S और 50S। और 80S की बात करें तो ये 2 भागों में टूटेंगे, तो 40S और क्या होगा? 60S। तो आप याद रखना है कि राइबोसोम जो होता है इसकी सब यूनिट को जोड़ने पर कभी भी इनका जो योग है, इनका जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये बराबर नहीं आएगा। 50 और 30 कितना आएगा? 80। कभी भी 70 नहीं आएगा। उसी प्रकार 60 और 40 कितना आएगा? 100। 80 नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो राइबोसोम का काम क्या है? सभी को पता है, प्रोटीन संश्लेषण करना। कैसे करता है? तो एक प्रोसेस के थ्रू करता है जिसको अपन लिखते हैं बहुसूत्र, जिसको लिखते हैं अपन पॉलीराइबोसोम, या फिर बहुसूत्र इसको लिखते हैं अपन, या पॉलीराइबोसोम लिखते हैं अपन इसको, या फिर राइबोसोम लिखते हैं। तो इसमें करता क्या है? तो यहाँ पे 2 जो है कंपोनेंट होते हैं जहाँ नीट में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। एक तो होता है इसमें mRNA और दूसरा कंपोनेंट होता है इसमें राइबोसोम। तो mRNA के ऊपर राइबोसोम जमते जाता है और जो है प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। इसके बाद हम लोग एक कोशिकांग की बात करें, साइटोपंजर यानी कि साइटोस्केलेटन। ये क्या करता है? कोशिका द्रव्य में जो है प्रोटीन युक्त कोशिका द्रव्य में जो है प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिका व तंतु है, यानी कि प्रोटीन युक्त एक जालिका व तंतु, यानी पूरा एक जाल फैला हुआ है। तो साइटोपंजर का काम क्या होता है? देखो, पूरा लिक्विड है सेल के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और उसके बाद राइबोसोम, तारका, ये सब बिखरे पड़े। तो ये एक जगह पे ही क्यों? हमको कैसे पता चले कि केंद्रक के नीचे ही माइटोकॉन्ड्रिया? तो ये क्या करता है? जाल के द्वारा उनको पकड़े रखता है, बांधे रखता है कि वे एक ही जगह पर रहें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइटोपंजर का कार्य क्या है? तो यांत्रिक सहायता देता है। इसके बाद गति, इसके बाद कोशिका के आकार को बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है। इसके बाद बात करते हैं सीलिया और फ्लेजिला की, यानी कि पक्षमाप और कसाबिका की। तो हम लोग बात करते हैं पक्षमाप की। तो जब पक्षमाप की बात आती है तो एक छोटी संरचना है जो चप्पू की तरह कार्य करती है। चप्पू पता है ना, जो नाव में जाते हैं तो वो चप्पू चलाते हैं, तो उसको अपन चप्पू कहते हैं। वो आपके घर वाला पप्पू चप्पू नहीं, वो नाव वाला। तो यहाँ पे क्या करता है? कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव की गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद कसाबिका की बात करें अपन तो ये लंबे होते हैं और कोशिका को गति देते हैं, ये जो इसको अपन फ्लैजिला कहते हैं। पक्षमाप यानी सीलिया और कसाबिका यानी फ्लैजिला। तो कसाबिका या फ्लैजिला की बात करें तो ये जीवाणु में देखने को मिलते हैं और यूकैरियोटिक कसाबिका से भिन्न होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि यूकैरियोटिक में भी कसाबिका पाई जाती है, लेकिन जीवाणु से भिन्न होती है, जीवाणु में अलग प्रकार की होती है। अब हम लोग बात करें सीलिया व फ्लैजिला की, तो रोम सदृश संरचना, यानी रोम यानी कि हेयर्स, उसके समान संरचना है। और कोशिका झिल्ली की अपवृद्धि है। ये होता क्या है? जो कोशिका झिल्ली है उसकी अपवृद्धि हो जाती है, यानी उसकी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है, तो उसी को अपन सीलिया व फ्लैजिला कह देते हैं। डायग्राम याद रखना है, दोनों का डायग्राम सिमिलर है। तो यहाँ पे जो है क्या होता है, पेरिफेरल में माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, पेरिफेरल में माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, यानी परिधि पे जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, यानी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो डबलेट फॉर्म में होती है, यानी दो दो करके होती है। इसके बाद बात करें सेंटर में, तो सेंटर में जो है 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलती है।
दोनों को घेरे हुए यानी कवर किए हुए कुछ आवरण रहता है जिसको सेंट्रल शीथ कहते हैं यानी केंद्रीय अक्षत कहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो जो बीच का जो एरिया है आपको याद रखना है, सेंट्रल शीथ में कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स है? 2। तो आपस में जुड़ी किसके द्वारा है? वो जुड़ी है एक्सोनेमा के द्वारा। क्लियर है? जो कोर एरिया होता है यानी मेन एरिया जो जोड़े हुए हैं किसको? सेंट्रल शीथ को, सॉरी सेंट्रल शीथ नहीं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को। तो ये भी अब यहाँ से क्वेश्चन आता है तो याद रखना सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को कौन जोड़े हुए है? एक्सोनेमा। इसके बाद बात करते हैं कि जो सेंट्रल शीथ है और जो है हमारा पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आपस में किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है रेडियल स्पोक के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं जब 9 परिधि जो है सूक्ष्म नलिका है तो क्या ये आपस में जुड़ी है? तो जी बिल्कुल जुड़ी है। किसके द्वारा जुड़ी है? तो ये जुड़ी है इंटरडबलेट ब्रिज के द्वारा यानी कि अंतराद्विक सेतु के द्वारा। और लास्ट में होती है इसमें प्लाज्मा झिल्ली जिसको अपन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इतना बात क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो पक्षमार्ग व कसाबिका तारक केंद्र सदस्य संरचना यानी कि सीलिया और फ्लैजिला जो है तारक केंद्र के समान दिखने वाली संरचना है। तो जो है तारक केंद्र सदस्य संरचना से बाहर निकलते हैं जिसे अपन आधारी काय यानी कि बेसल बॉडी कहते हैं। तो आपको याद रखना है सीलिया व फ्लैजिला भी जो है बेसल बॉडी बनाने में क्या करता है? ये मदद करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं तारक काय यानी वह तारक केंद्र की यानी कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स की। तो अब बात करते हैं तारक काय की। तो तारक काय में जो है 2 तारक केंद्र देखने को मिलेंगे जिसमें झिल्ली का अभाव होता है। तो याद रखना कि जो तारक केंद्र होता है इसमें झिल्ली का अभाव होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोनों तारक केंद्र जो है लंबवत में होते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो इसमें कुछ लिक्विड होता है जो अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य जिसको अपन कहते हैं। अब तारक केंद्र की बात करूँ तो कुछ वहाँ से रेस निकलती है तो जिसको अपन तारकीय अरे कहते हैं यानी एस्ट्रल रेस कहते हैं। ये एस्ट्रल रेस से जो है तंतु बनते हैं जिसको अपन स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये स्पिंडल फाइबर की बात करें तो ये कोशिका विभाजन करने में मदद करते हैं और कोशिका विभाजन जब हो जाता है तो उसके उपरांत में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको अपन लिखते हैं स्पिंडल एपरेटस यानी कि तर्कु उपकरण। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तारक केंद्र की। तो तारक केंद्र की जो संरचना होती है ना वो बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना होती है। और तारक केंद्र में संरचना कितनी कैसी होती है? 9+0। और देखो इससे पहले अपन ने सीलिया व फ्लैजिला पढ़ा था तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना वहाँ पे संरचना कहती है 9+2 यानी 9 परिधि पे और 2 सेंटर पे। यहाँ पे क्या है? 9+0 यानी परिधि पे कितनी है? 9 है लेकिन बीच में 0 है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीलिया व फ्लैजिला से बेसल बॉडी बनती है। ये अभी बताया था मैंने। तारक केंद्र जैसी संरचना होती है तो तारक केंद्र सदस्य संरचना कौन? सीलिया व फ्लैजिला, और वहाँ से फिर ये बेसल बॉडी बनाते हैं। यहाँ पे जो परिधि जो प्रोटीन होता है उसको अपन ट्यूबलिन प्रोटीन कहते हैं। तो परिधि ट्यूबलिन सूत्रों से ये बंधा होता है। यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्म में होती है। सीलिया फ्लैजिला में डबलेट फॉर्म में थी, यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्म में होती है यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स 3-3 करके जुड़ी होती है। इसके बाद बात करते हैं तो जो इसका सेंटर में जो होता है ना अग्र भीतरी भाग, वहाँ प्रोटीन का बना होता है जिसको अपन धुरी कहते हैं यानी हब कहते हैं। जहाँ पे कोई भी जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होती है उसको अपन हब कहते हैं। इसके बाद वही है कि किसके द्वारा जुड़े होंगे? तो रेडियल स्पोक के द्वारा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक के बारे में हम लोग बात करते हैं तो केंद्रक जो है रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी 1831 से पूर्व। याद रखना 1831 में नहीं की थी, उससे पूर्व की थी, ये एनसीईआरटी बोलता है। तो रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो इसके बाद में फ्लेमिंग आए। इन्होंने केंद्रीय पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाते हैं उसे नाम दिया क्रोमेटिन। क्या हुआ? रॉबर्ट ब्राउन आए, केंद्रक की खोज की, फिर फ्लेमिंग आए, उसको लगा कि जो है रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसको नहीं, उनको मीन से जो है रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन के बाद आए फ्लेमिंग। तो उनको लगा कि तारक केंद्र के अंदर कुछ ना कुछ तो है, तो केंद्र की पदार्थ उनको देखने को मिला। तो उन्होंने क्या किया? क्षारीय रंग से जो है उन्हें रंग दिया, तो उसे क्या नाम दिया उन्होंने? क्रोमेटिन नाम दिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे केंद्रक की बात करें तो केंद्रक रहित कोशिका भी होती है क्या? जी बिल्कुल होती है। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक होता ही नहीं है। तो किसमें देखने को मिलेगा? मानव के आरबीसी में। और दूसरा चालनी नली, जो संवहनी पौधे होते हैं, वैस्कुलर प्लांट होते हैं, उसमें एक पार्ट होता है जिसको अपन चालनी नली का होता है, तो वो अपन प्लांट टिश्यू में पढ़ेंगे। तो याद रखना कि मानव के आरबीसी और चालनी नलिका में जो है केंद्रक नहीं होता है। अब न्यूक्लियस की बात करें तो एक कोशिका में तो एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कई बार ये संख्या जो है एक से ज़्यादा भी हो जाती है। तो अगर एक कोशिका में 2 केंद्रक है तो
एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। अगर एक कोशिका में अनेक केंद्रक हैं, जैसे कि ये पौधे में भी देखने को मिलते हैं, जंतु में भी, अगर पौधे में एक से ज़्यादा केंद्रक हैं तो उसे संकोशिकी यानी कि सिनोसाइटिक सेल कहते हैं। और अगर जंतुओं में जो है एक से ज़्यादा केंद्रक हैं कोशिका में, तो उसको अपन कहते हैं सिंसियम। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें केंद्रक की, तो अंतरकाल अवस्था होती है, सॉरी अंतरकाल अवस्था नहीं, मतलब अंतरकाल अवस्था, यानी इंटरफेस में जो है विभाजन इसमें नहीं होता है। अब इंटरफेस कौन सा होता है, अंतरकाल अवस्था, यानी इंटरफेस में विभाजन नहीं होता है। तो इंटरफेस की बात करें तो जब हम लोग, अभी वैसे आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने, और जब हम लोग सेल डिवीज़न देखेंगे तभी से देखेंगे कि इंटरफेस क्या होता है, तो वहाँ पे ये विभाजन नहीं होता है केंद्रक का। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं राइबोसोम, सॉरी 1 मिनट, रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। हम लोग कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं, आप तो मेरे सामने हो नहीं, आप तो आराम से एयरफोन लगा के आराम कर रहे होंगे। मुझे जो है अपने ब्रेन में इमेजिनेशन करना है कि हाँ मेरे स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं केंद्रक की। तो केंद्रक में भी जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या याद रखना है आपको कि जो सेल मेम्ब्रेन की, जो केंद्रक की 2 लेयर है। तो केंद्रक की जो इनर मेम्ब्रेन एक है और एक क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। तो इनर और आउटर के बीच में एक स्पेस है जिसको अपन कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी परिकेंद्रकीय अवकाश, जिसका साइज कितना होता है, 10 से लेके 15 नैनोमीटर का यहाँ पे साइज होता है। इसके बाद केंद्रक के अंदर जो है हम लोगों को क्रोमेटिन देखने को मिल जाएगा, जो धागेनुमा संरचना होती है। तो क्रोमेटिन की बात करें तो ये प्रोटीन तंतुओं की बनी होती है, ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका होती है, यानी न्यूक्लिक प्रोटीन की बनी होती है और ढीली ढाली होती है। तो क्रोमेटिन की बात करें तो विभाजन के बाद जो है गुणसूत्र दिखाई देते हैं, यानी जो क्रोमेटिन होता है, ये सेल डिवीजन में भी हम लोग देखेंगे कि क्रोमेटिन होता है, और जब सेल डिवीजन हो जाता है तो लास्ट में यही क्रोमेटिन हम लोगों को गुणसूत्र के रूप में दिखाई देते हैं। अब क्रोमेटिन की बात करें तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, डीएनए देखने को मिलेगा और हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेगा। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन वो होता है जो डीएनए को बाइंड करने का काम करता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन एक प्रकार का क्षारीय प्रोटीन होता है। इसके बाद यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन और प्लस आरएनए भी देखने को मिल जाएंगे। नॉन हिस्टोन प्रोटीन है जिसमें हिस्टोन नहीं होता है, और आरएनए भी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं डीएनए की। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिया है कि मनुष्य में जो डीएनए होता है वो 2 मीटर होता है। क्लियर है, अगर आपको लग रहा हो कि 2.2 मीटर होता तो ये हम लोग जेनेटिक में देखेंगे, जेनेटिक में और कुछ बताया है, और यहाँ पे तो जो सेल बायोलॉजी में बताया है कि डीएनए जो होता है वो मनुष्य में वो कितना होता है, 2 मीटर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर देते हैं कि केंद्रक के अंदर बहुत सारा द्रव्य भरा होता है, तो उसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी अधात्री भी कह देते हैं या फिर केंद्रक द्रव्य कह देते हैं। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यहाँ पे जो केंद्रक की मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उस पर राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आउटर लेयर जो होती है केंद्रक की, उस पर राइबोसोम होते हैं और फिर वो धीरे धीरे जो है उससे जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चले जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तो है लेकिन आपस में कंटिन्यू नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, बीच बीच में जो है ना छिद्र हुए हैं, तो इसको अपन केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियो स्पोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आरएनए व प्रोटीन अणु होते हैं, और यहाँ इस छिद्र से क्या होता है, केंद्रक द्रव्य का जो द्रव्य है वो कभी कोशिका द्रव्य में चले जाता है, और कोशिका द्रव्य का जो द्रव्य है कई बार केंद्रक द्रव्य में आ जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गुणसूत्र के बारे में। तो गुणसूत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है गुणसूत्र की कितनी भुजाएं होती है, 2 भुजाएं होती है, ठीक है, और बीच में एक पॉइंट के द्वारा ये जुड़ा होता है जिसको अपन कहते हैं गुणसूत्र बिंदु, यानी कि सेंट्रोमेयर। तो क्या होता है, गुणसूत्र जैसे ही हम बनता है तो बीच में कॉन्ट्रिक्शन होता है। जो पहला कॉन्ट्रिक्शन होता है ना, उसको अपन लिखते हैं प्राथमिक संकीर्ण, यानी कि प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन। तो इस प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन को ही हम लोग नाम देते हैं गुणसूत्र बिंदु या फिर सेंट्रोमेयर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो गुणसूत्र बिंदु के आउटसाइड में जो है ना एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन काइनेटोकोर कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है काइनेटोकोर से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं काइनेटोकोर के बाद में नीचे हम लोग देखेंगे तो एक आध गुणसूत्र में बाई चांस हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन यानी द्वितीयक संकीर्णी, ये क्या होता है, अरंजित द्वितीय संकीर्णी, यानी इसको रंगने पर ये रंगेंगे नहीं, तो अरंजित द्वितीय संकीर्ण हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इसको अपन कह देते हैं सैटेलाइट।
अनुसंगी यानी कि सैटेलाइट गुणसूत्र कह देते हैं, या फिर ऐसे गुणसूत्र को हम लोग कह देते हैं सेट गुणसूत्र। गुणसूत्र के छोटे से अंश के रूप में ये हम लोगों को दिखाई देते हैं। इसके बाद गुणसूत्र की 4 भुजाएं हैं, तो जो गुणसूत्र आधा भाग होता है ना उसको अपन कह देते हैं अर्ध गुणसूत्र यानी कि क्रोमेटिड। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं गुणसूत्र की। तो गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर इसे 4 भागों में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक होता है मेटासेंट्रिक जिसको अपन मध्य केंद्रिकी कहते हैं, दूसरा सब मेटासेंट्रिक जिसको उप मध्य केंद्रिक कहते हैं, तीसरा होता है अग्र बिंदु जिसको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, और लास्ट होता है अंत केंद्रिक जिसको अपन कहते हैं टीलोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक की बात करें तो इसमें दोनों भुजाएं जो है बराबर होती है, और यहाँ पे जो गुणसूत्र बिंदु है वो भी बीचों बीच स्थित होता है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि एक भुजा छोटी हो जाती है और एक भुजा क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और जो गुणसूत्र बिंदु था ना वो मध्य से हट के थोड़ा सा ऊपर चले जाता है। एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो एक भुजा अत्यंत छोटी हो जाती है और एक भुजा जो है अत्यंत बड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गुणसूत्र बिंदु है ना वो लगभग जो है किनारे पे चले जाता है। और टीलोसेंट्रिक की बात करें तो यहाँ पर एक भुजा तो लगभग दिखाई नहीं देती और एक भुजा बहुत ही बड़ी होती है, या मैं बात करूँ वही दिखाई देती है, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता है। क्योंकि जो यहाँ पे हम लोग का गुणसूत्र बिंदु था ना वो लगभग टीले पे पहुँच गया ना, बहुत ऊपर पहुँच गया है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट कोशिकांग सूक्ष्मकाय जिसको अपन लिखते हैं माइक्रोबॉडीज। तो ये पौधे व जंतु कोशिका दोनों में देखने को मिलता है। बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियों में यहाँ पे होते हैं ये, जिसमें एंजाइम भरे होते हैं। और सूक्ष्मकाय की बात करें, माइक्रोबॉडीज़ की बात करें, तो जहाँ से क्वेश्चन आता है वो है पराक्सीसोम। तो पराक्सीसोम का काम होता है प्रकाश शोषण यानी कि फोटो रेस्पिरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं बोला है, क्या बोला है? प्रकाश शोषण यानी फोटो रेस्पिरेशन। तो इसके बारे में याद रखना है। तो इसी तरह ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। तो सेल बायोलॉजी का ऑडियो जो है कंप्लीट हो चुका है। इसे बार बार सुनिए ताकि सारा कंटेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए, क्योंकि पढ़ा तो है हम लोगों ने, आप लोगों ने भी पढ़ा है। तो मैंने बोला भी है आपको कई बार कि एटीट्यूड अच्छी बात है, ओवर एटीट्यूड अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आता है तो नहीं सुनना है, बार बार हम लोगों को सुनना है ताकि सारा कंटेंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए। तो चलिए बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो में इसी तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। सो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। और हाँ, ये ऑडियो जो है ना यूट्यूब पे डल रहा है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आप तक ये ऑडियो नहीं भी पहुंच रहा है किसी लिंक के थ्रू, तो जब भी ऑडियो डले या कोई भी वीडियो डले, कोई भी चीज़ डले, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। क्लियर है? तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।